हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृति पाठ का प्रश्न उत्तर। मैंने सर्च किया है कि बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो में भी भाषा का प्रश्न छोड़ दिया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम यहाँ प्रश्न उत्तर के साथ साथ भाषा का भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन व्याकरण के तो आ ही जाते हैं। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग धैर्य के साथ देखिए और अपनी बेशकीमती राय मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो सबसे पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पूरे चैप्टर को और प्रश्न उत्तर को भी समझने में आसानी होती है। यह जो पाठ है संस्कृति, यह एक निबंध है। यह निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में लेखक ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है। लेखक की दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो उत्तर है इसका, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इसके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। लेखक इन सारे कारणों का उल्लेख करते हैं कि कैसे सभ्यता और संस्कृति पर अब तक एक समझ नहीं विकसित हो पाई है। दूसरा प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज की मुख्य वजह क्या थी जिसकी वजह से आग का आविष्कार किया गया? तो उत्तर है, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद का उत्तर आप पॉइंट में दे सकते हैं, जैसे ये हो गया। पहला, आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ देख नहीं पा रहा था, तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। दूसरा पॉइंट में आप ये वाला दे सकते हैं, कच्चा मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पका कर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। लेखक कहते हैं कि जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अब तीसरा प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे यहाँ पर कई उदाहरण लेखक ने दिए हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत व्यक्ति था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। जिसने अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर किसी चीज का आविष्कार करता है, वास्तव में वही संस्कृत व्यक्ति है। पेट भरने के लिए ही जीने मरने वाले लोग संस्कृति की जननी नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करते चलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे यही लगता है कि कुछ कमी रह गई है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना ही करना है आपको। चौथा प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? तो इसका उत्तर है, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति के गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं है।
जिसने आविष्कार किया, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार किया, तो वह संस्कृत है। और उसके ही बेस पर जो आगे नई नई खोजों को कर रहा है, तो वो सभ्य हुआ। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। 5वां प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के 2 टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। जिस योग्यता और प्रेरणा के बल पर सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। 6ठा प्रश्न है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जब इसमें 2 प्रश्न है। पहला है, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। ऐसे 2 कारण बताने हैं जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। और अविभाज्य मीन्स होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर है इसका, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा है, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक 2 देश के रूप में देखते हैं। एक तो जाति व्यवस्था है और दूसरा है धर्म, जो मानव संस्कृति को बांटने का काम करते हैं। ख है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। तो उत्तर है इसका, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। दूसरे के मुंह में भोजन देने के लिए कुछ लोग अपना भोजन छोड़ देते हैं। लेखक कहता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे प्रेरणा है, ऐसा वो कैसे कर पाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था, और जो कार्ल मार्क्स थे कोई गरीब परिवार के व्यक्ति नहीं थे कि मजदूरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, बल्कि एक बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति थे। इन्होंने कानून, इतिहास, दर्शन, समाज सभी का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था, और अपने राजनीतिक विचारों के कारण बहुत सारे देशों से निर्वासित कर दिए गए थे। और लंदन में इन्होंने निर्वासित जीवन जीकर भी अपने शोध पत्रों को प्रकाशित करवाते रहे, अपने विचारों को प्रकट करते रहे, और मजदूरों के लिए इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, इसलिए इनका दुनिया में नाम है। दूसरा है, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। ये भी एक राज परिवार से थे, इनके पिता राजा थे और आगे जाकर ये भी राजा होते, राजमहल में रहते थे। फिर भी उस समय जो सामाजिक वातावरण था, राजनीतिक वातावरण था, उसकी वजह से समाज में घोर असमानता की स्थिति थी, और इन्होंने अपना राजमहल छोड़कर दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, और उस समय के बहुत बड़े बड़े अपराधी भी इनकी शरण में आए। तो ये सब जो थे, इन्होंने एक उदाहरण दुनिया के सामने रखा कि जो मानव सभ्यता है एक है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आशा है आप समझ गए होंगे। 7वां है, आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब बताना है। तो क है, मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। यहाँ पर ये चीज तो बताया गया है कि जो आविष्कार करता है वो संस्कृत व्यक्ति है, लेकिन वही आविष्कार जब मानवता का भक्षण करने लग जाती है, लोगों का विनाश करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति। तो उत्तर है, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो सुई धागे का आविष्कार करता है, मशीन का आविष्कार करता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो एटम बम बनाता है।
तो आप किसको संस्कृत व्यक्ति कहेंगे? संस्कृति में जो भी चीज कल्याण का है, दूसरों की भलाई के लिए है, वही श्रेष्ठ है और वही अस्थाई है। बाकी जो तत्व विनाश करने वाला है उसको हम संस्कृति कभी नहीं कह सकते। जो भी आविष्कार होता है, अगर उस आविष्कार में कल्याण की भावना नहीं है, सच्चाई नहीं है, दूसरे की भलाई नहीं है, उसी को हम असंस्कृति कहेंगे, उसी को असभ्यता कहेंगे। अब आ गया हमारा रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो उत्तर है, जैसा कि लेखक ने कहा है, आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारी कलाएं हैं, जीवन जीने की जो पद्धति है, और कलाओं में जो आता है हमारे चित्रकला हुआ, नृत्य कला हो गया, ये सब मिलकर हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अब है भाषा अध्ययन का प्रश्न। तो है, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। तो इन सभी शब्दों का भेद लिखना है कि ये समास के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम कि समास होता क्या है। तो बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे रसोई घर, तो रसोई घर क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया। अब है, समास के 6 भेद होते हैं। अब जो ये सारे शब्द आए हैं, ये समास के किस भेद के अंतर्गत हैं? तो चलिए हम देखते हैं। पहला शब्द है गलत और सलत। तो जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो जिसमें और लगता है वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, और द्वंद्व का मतलब होता है दोनों के बीच युद्ध है, टकराहट है। तो गलत है और सलत है, दोनों है। एक सार्थक शब्द है और दूसरा निरर्थक शब्द है, गलत सलत। अब दूसरा है महामानव। तो इसमें 2 शब्द है, महा और मानव। और यहाँ जो पहला शब्द है महा, दूसरे शब्द की विशेषता को बता रहा है। मानव कैसा है? तो महान है, महान है जो मानव। तो यह है कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब है हिंदू मुस्लिम। यहाँ फिर योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ तोड़ने के बाद बन रहा है हिंदू और मुस्लिम, तो यह भी द्वंद्व समास है। चौथा है सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, तो यह है द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है, तो सप्त मतलब 7 और ऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो द्विगु समास का उदाहरण है। पांचवा है आत्म विनाश। इसको अलग करते हैं तो आत्मा का विनाश। तो समास के अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो आत्मा का विनाश, तो यह है तत्पुरुष समास का उदाहरण। छठा है पद दलित। तो यह भी तत्पुरुष समास ही है। पद से दलित। यथोचित, जो उचित हो, यथा और उचित 2 शब्द हैं। और यह है अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे यथा उचित, तो यह अव्ययी भाव समास है। इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उपसर्ग है यथा, तो यह है अव्ययी भाव समास। अब 8वां है सुलोचना, यानी कि जिसके लोचन सुंदर है। लोचन माने आंख होता है, जिसके लोचन सुंदर है, तो यह है कर्मधारय समास। इसमें भी दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है, जैसे लोचन सुलोचन, जिसके लोचन सुंदर है। उम्मीद है बच्चों की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 12th क्लास तक के हिंदी के सारे वीडियोज मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।